हेलो फ्रेंड्स, सीएसआईआर लाइफ साइंसेज चैनल्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीएसआईआर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एंडोसाइटोसिस। ये एंडोसाइटोसिस पार्ट 2 है, ठीक है। तो हमने पार्ट 1 में आपको बताया था एंडोसाइटोसिस में फेगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग। पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे पिनोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग, या हम इसको कहते हैं और हम इसको कहते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इसका मतलब ये होता है कि ये एंडोसाइटोसिस जो है वो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होगा, मतलब इसमें रिसेप्टर की जरूर पड़ेगी। ये टॉपिक एंडोसाइटोसिस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से सी पार्ट में और बी पार्ट में सीएसआईआर में ऑलरेडी 8 क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करने वाले हैं आए हुए हैं। 8 क्वेश्चन सीएसआईआर में एंडोसाइटोसिस से आए हुए हैं, जो कि पार्ट सी में और पार्ट बी में पूछे गए हैं। पार्ट सी के जो एंडोसाइटोसिस के क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, मगर हम जिस मेथड से आपको पढ़ाने वाले हैं, जिस स्टाइल से हम आपको पढ़ाने वाले हैं, आपको ये सीएसआईआर के सारे क्वेश्चंस क्लियरली आपको समझ में आएंगे। तो चलते हैं हम डायरेक्टली रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस पर। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको इसी तरह से सीएसआईआर के क्वेश्चन सॉल्व करके देते रहें, तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कंटिन्यूअसली आप हमारे चैनल्स को शेयर करें, जिससे हमारे चैनल्स पे हम आपको और ज़्यादा सीएसआईआर के क्वेश्चन सॉल्व करके प्रोवाइड कर सकें। हमारी कोशिश है कि हम आपको सीएसआईआर के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस हैं वो सब हम आपको सॉल्व करके दें, लेकिन इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलते हैं, टाइम को लॉस नहीं करते हैं, चलते हैं सीएसआईआर के जो क्वेश्चंस हैं। पहले हम इसको रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस को समझेंगे, फिर उसके बाद हम इसके सीएसआईआर के 8 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन हम उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलते हैं हम सबसे पहले अपने पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 में हमने आपको पढ़ाया था फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होता है ये पार्ट 1 में आप जाके देख सकते हैं, और पार्ट 2 में हम आपको पढ़ाएंगे एंडोसाइटोसिस का पार्ट 2 पिनोसाइटोसिस, जिसे हम शॉर्ट में सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। सेल ड्रिंकिंग, और इसको हम रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस क्या होता है। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस का मतलब ये होता है कि एंडोसाइटोसिस क्या है, इंटरनलाइजेशन है ना, इनगल्फमेंट ऑफ आउटर मॉलिक्यूल, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, प्रोटीन्स, ठीक है। तो इस तरह से एंडोसाइटोसिस हम इसे कहते हैं। मगर रिसेप्टर मीडिएटेड का मतलब ये होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, हर एक चीज़ के लिए एक रिसेप्टर होता है। तो यहाँ पर जो रिसेप्टर्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, वो बाइंडिंग जो करेंगे वो उस रिसेप्टर पे करेंगे। जैसे कोई आउटर मॉलिक्यूल है, कोई लीगेंड है, मान लीजिए लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, तो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होगा वो रिसेप्टर पर ही बाइंड करेगा, तभी सेल्स के अंदर जाएगा। उसके बाद आगे फर्दर प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम 2 पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। एक तो रिसेप्टर पर डिस्कस करेंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद है, और दूसरा एलडीएल पार्टिकल क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर 8 क्वेश्चन आए हुए सीएसआईआर के इसी पॉइंट पे, ठीक है। इसी पॉइंट को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, तभी हमें क्वेश्चन समझ में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एलडीएल पार्टिकल क्या होता है, ठीक है। ये हमने एलडीएल पार्टिकल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये एलडीएल पार्टिकल का स्ट्रक्चर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये ब्लैक कलर की जो बॉल्स हैं ये फास्फोलिपिड मोनोलेयर है। ये क्या है, ब्लैक कलर की बॉल्स फास्फोलिपिड मोनोलेयर। अच्छा, मोनोलेयर क्यों कहते हैं, डबल लेयर क्यों नहीं कहते, क्योंकि आप देख रहे हैं सिंगल बोल्स हमने यहाँ पर अरेंज किए। मान लीजिए अगर बोल्स इस तरह से अरेंज होती 1 2 3 4 5 6 इस तरह से अगर अरेंज होती, और तो ये तो सिंगल मोनोलेयर है, मगर इसके बाहर इस तरह से एक लेयर और होती तो हम इसे कहते हैं फास्फोलिपिड डबल लेयर, है ना, फास्फोलिपिड डबल लेयर, ठीक है। ये मोनोलेयर है, ये डबल लेयर हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो है फास्फोलिपिड मोनोलेयर हमने एलडीएल पार्टिकल की बनाई है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में मान लीजिए आपसे कोई पूछने लगे, सीएसआईआर में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए फास्फोलिपिड, ये जो एलडीएल पार्टिकल होता है जो इसकी फास्फोलिपिड लेयर होती है वो डबल लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है। तो आप बताएंगे फास्फोलिपिड जो लेयर होती है एलडीएल पार्टिकल की वो सिंगल लेयर होती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, तो ये होता है ApoB100, है ना, ApoB100 प्रोटीन होता है, ठीक है। तो जो ApoB100 प्रोटीन होता है, ठीक है, ApoB100 प्रोटीन जो होता है, ये ApoB100 प्रोटीन जो होता है, ये ApoB100 प्रोटीन क्या होता है ना। ApoB100 प्रोटीन क्या होता है, ApoB100 एक प्रोटीन होता है जो एलडीएल रिसेप्टर पे बाइंड करने में मदद करता है ना। ApoB100 प्रोटीन जो होता है, ApoB100 प्रोटीन जो होता है
ApoB100 प्रोटीन जो होता है, ये प्रोटीन LDL रिसेप्टर पर बाइंड करने में मदद करता है। तो सबसे पहले हम LDL पार्टिकल के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। LDL पार्टिकल्स दो कैसे बना होता है, एक तो इसमें फास्फोलिपिड मोनोलेयर होती है, दूसरा इसमें ApoB100 प्रोटीन्स होते हैं, और तीसरा इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन पार्टिकल। तो LDL पार्टिकल अपने अंदर 1000 और मोर देन 1000 कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स स्टोर करके यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पर जाकर बाइंड करता है। तो LDL पार्टिकल क्या होता है, LDL पार्टिकल एक फास्फोलिपिड मोनोलेयर होती है जिसमें ApoB100 प्रोटीन्स होते हैं। उसके अलावा जो इसके फास्फोलिपिड मोनोलेयर के अंदर जो होते हैं वो 1000 और मोर मॉलिक्यूल्स कोलेस्ट्रॉल के मौजूद हो सकते हैं, जो हमने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है। तो ये तो हुआ हमारा LDL पार्टिकल। अब हम आ जाते हैं LDL रिसेप्टर। तो LDL रिसेप्टर जो होता है वो फंक्शन कैसे करता है, LDL रिसेप्टर। तो LDL रिसेप्टर जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमने जो है LDL रिसेप्टर्स को यहाँ पर हमने ब्लैक कलर से मेंशन किया है। ये LDL रिसेप्टर है, ये इसका कार्बोक्सिल टर्मिनल है और ये इसका एन टर्मिनल है, अमीनो टर्मिनल है, ठीक है। तो ये जो इनसाइड जो आप देख रहे हैं ये आपकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसे हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है। तो ये क्या होता है, ये जो LDL रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर जो है LDL रिसेप्टर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वन टाइम पास हुआ है ना। तो इसको हम कहते हैं सिंगल पास। क्या कहते हैं, सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स। क्या कहते हैं हम इसको, सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जो 7 पास ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स से बने होते हैं, है ना, अल्फा हेलिक्स। तो वो भी हम आपको बताएंगे कि किस रिसेप्टर में कितने पास होते हैं, किस रिसेप्टर में कितने पास नहीं होते, है ना। तो जैसे मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब कोई रिसेप्टर जो है वो यहाँ से एन टर्मिनल से ऐसे आया और फिर उसके बाद ऐसे पास हुआ, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। तो यहाँ जो देखेंगे अब ये इसका सी टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल है। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसने कितनी बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास किया, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हुआ, ये रिसेप्टर हुआ 7 पास ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर। तो उसी तरह से जो LDL रिसेप्टर होता है, क्वेश्चन आ जाए कि बताइए LDL रिसेप्टर जो है वो हाउ मेनी ट्रांसमेम्ब्रेन पास अल्फा हेलिसेस आर प्रेजेंट इन LDL रिसेप्टर्स। तो LDL रिसेप्टर में जो होते हैं सिंगल पास होता है, देखिए सिंगल वन टाइम ही पास हुआ है ना। इसका जो आप पूछने लगे कि LDL रिसेप्टर्स का जो एन टर्मिनल होता है वो आउटसाइड एक्स्ट्रा सेलुलर होता है या इंट्रासेलुलर होता है, मतलब साइटोसोलिक होता है एन टर्मिनल या एक्स्ट्रा सेलुलर होता है ना। तो ये सेल्स का आउटसाइड है ना, और ये सेल्स का इनसाइड है। ये LDL रिसेप्टर्स होता है। LDL रिसेप्टर्स पे जो एन टर्मिनल आप देख रहे हैं, एन टर्मिनल, सिर्फ एन टर्मिनल 292 अमीनो एसिड से बना होता है। एन टर्मिनल कितने अमीनो एसिड से बना होता है, 292 अमीनो एसिड से एन टर्मिनल बना होता है, जो LDL रिसेप्टर्स का एक पार्ट है, एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है ना। तो ये LDL बाइंडिंग डोमेन, मतलब जो LDL बाइंड करेगा वो एन टर्मिनल पर बाइंड करेगा। आपसे अगर CSIR क्वेश्चन पूछता है कि बताइए LDL पार्टिकल जो होता है वो LDL रिसेप्टर्स पर कहाँ बाइंड करेगा, और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताइए N लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड्स पर बाइंड करेगा, O लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड्स पर बाइंड करेगा, साइटोसोलिक C पर बाइंड करेगा या N टर्मिनल पर बाइंड करेगा। तो जो LDL रिसेप्टर्स बाइंड करता है वो बाइंड करता है N टर्मिनल पर। कहाँ बाइंड करता है, N टर्मिनल पर बाइंड करता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो CSIR में पूछे जा सकते हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो जो N टर्मिनल होता है वो कितने अमीनो एसिड्स का होता है, 292 अमीनो एसिड्स का बना होता है। एन टर्मिनल, LDL रिसेप्टर का जो एन टर्मिनल होता है वो 292 अमीनो एसिड से बना होता है, ठीक है। LDL रिसेप्टर कहाँ मौजूद है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद है। LDL रिसेप्टर जो है कितने पास है, सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स। और ये जो आप यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास हो रहा है LDL रिसेप्टर का, ये 22 अमीनो एसिड्स का बना होता है। मान लीजिए हमसे पूछने लगे कि सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स ऑफ द LDL रिसेप्टर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी अमीनो एसिड्स, फिर उसमें ऑप्शन दे देंगे 292, 700, 22, 50 अमीनो एसिड्स, है ना। तो
जो LDL रिसेप्टर्स होता है जब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास कर रहा है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के से पास करते वक्त जो सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स है वो 22 अमीनो एसिड्स का होता है। अच्छा, जो टोटल अमीनो एसिड्स होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर, ये जो बाहर वाला जो एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर जो पार्ट है यहाँ पर जो होते हैं ये टोटल जो होते हैं ये 700 अमीनो एसिड से बना होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट जो होता है एलडीएल रिसेप्टर का 700 अमीनो एसिड से बना होता है। और यहाँ पर जो होते हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो होते हैं इस तरह से एन लिंक्ड ओलिगोसेक्राइड होते हैं, जो मैं भी यहाँ पर डिस्कस कर रहा था। आप सोचेंगे कि ये ओलिगोसेक्राइड्स कहाँ थे जो हमने बोला, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पर जो है कुछ जो होते हैं थोड़ा नीचे जो होते हैं यहाँ पर एलडीएल रिसेप्टर पर, हालांकि ये क्वेश्चन इस साल में नहीं आया हुआ है, मगर अगर नेक्स्ट टाइम अगर आएगा तो आप बता सकते हैं। तो ये हुआ एन लिंक्ड ओलिगोसेक्राइड। उसी के एन लिंक्ड ओलिगोसेक्राइड्स के थोड़ा नीचे जाने पर अमीनो एसिड्स होते हैं ओ लिंक्ड ओलिगोसेक्राइड। तो यहाँ पर जो है हम आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं एलडीएल रिसेप्टर का। एलडीएल रिसेप्टर्स जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होता है और ये सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसका एन टर्मिनल एक्स्ट्रा सेलुलर है और सी टर्मिनल इंट्रासेलुलर है, साइटोसोलिक है। तो जितने भी जो रिसेप्टर्स होते हैं उनका सी पार्ट जो होता है वो साइटोसोलिक ही होता है। कार्बोक्सिल टर्मिनल जो होता है वो साइटोसोलिक होता है और अमीनो टर्मिनल एन टर्मिनल जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर ही होता है। सारे रिसेप्टर का यही केस होता है जनरली, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल होंगे तो हम आपको बताएंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या है, जो एन टर्मिनल है ये एलडीएल बाइंडिंग डोमेन कहलाता है और ये 292 अमीनो एसिड से बना हुआ है। जो टोटल एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है एलडीएल रिसेप्टर का वो 700 अमीनो एसिड्स का है, ठीक है। अब इस एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट पे पहले तो एन टर्मिनल हुआ, फिर उसके बाद एन लिंक्ड ओलिगोसेक्राइड्स हुए, फिर एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट पर ओ लिंक्ड ओलिगोसेक्राइड्स हुए, ठीक है। अब यहाँ पर जो ट्रांसमेम्ब्रेन है ये अल्फा हेलिक्स जो है ये कितने का है, कितने अमीनो एसिड्स का है, 22 अमीनो एसिड्स का है। और साइटोसोलिक जो है, साइटोसोलिक पार्ट जो है ये जो है 50 अमीनो एसिड्स का बना हुआ है। और जो एलडीएल रिसेप्टर में आपने क्वेश्चन देखा है सीसीआर में कई बार आ चुका है, फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। तो फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया जो डिजीज है वो डिजीज क्यों होता है, वो डिजीज होता है एलडीएल रिसेप्टर में म्यूटेशन होने पर। अच्छा, अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सीसीआर में कभी नहीं आया कि जो एलडीएल रिसेप्टर्स है, ये क्वेश्चन आया कि एलडीएल रिसेप्टर्स में म्यूटेशन कहाँ पर म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हो जाता है। तो एलडीएल रिसेप्टर में म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हो जाता है। मगर ये क्वेश्चन कभी नहीं आया कि एलडीएल रिसेप्टर में कहाँ पर म्यूटेशन होता है, एन टर्मिनल में होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में होता है, इंट्रासेलुलर रीजन में होता है, या ट्रांसमेम्ब्रेन जो अल्फा हेलिक्स है इसमें म्यूटेशन होता है। तो म्यूटेशन एक्चुअल में होता कहाँ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है सीसीआर में कि जो म्यूटेशन होता है वो किस अमीनो एसिड्स में म्यूटेशन हो जाता है। ये सीसीआर में आया हुआ क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे। तो जो म्यूटेशन होता है वो म्यूटेशन होता है टायरोसिन में, टायरोसिन की जगह सिस्टीन आ जाता है ना। तो जो म्यूटेशन होता है ये जो साइटोसोलिक पार्ट है ना, ये क्वेश्चन कभी नहीं आया कि किस पार्ट में म्यूटेशन होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस अमीनो एसिड्स में म्यूटेशन होता है। तो टायरोसिन की जगह म्यूटेशन हो जाता है सिस्टीन का, है ना, टायरोसिन हट जाता है और उसकी जगह पे कौन आ जाता है, सिस्टीन आ जाता है। तो ये जो म्यूटेशन हो रहा है वो म्यूटेशन हो रहा है साइटोसोलिक पार्ट में। तो हम एक छोटा सा ओवरव्यू देते हैं एलडीएल पार्टिकल का और एलडीएल रिसेप्टर का। तो एलडीएल पार्टिकल जो होता है, एलडीएल पार्टिकल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो एलडीएल पार्टिकल उस पार्टिकल को कहते हैं जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये 1000 या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अब एलडीएल पार्टिकल कैसे बना होता है, ये एक फास्फोलिपिड मोनोलेयर है जो कि ब्लैक कलर का आप देख सकते हैं और इसमें ApoB100 प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और ApoB100 प्रोटीन्स जो होते हैं ये मौजूद होते हैं, ये हुआ एलडीएल पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ जो एलडीएल पार्टिकल होता है ये प्रोटीन्स भी होते हैं, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, दो चीज़ें होती हैं। अब आ जाते हैं हम एलडीएल रिसेप्टर्स पर। एलडीएल रिसेप्टर्स जो होता है ये सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स होता है जिसमें 22 अमीनो एसिड्स अल्फा हेलिक्स में पाए जाते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में 700 अमीनो एसिड्स होते हैं जिसमें एन टर्मिनल पर 292 अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि एलडीएल बाइंडिंग डोमेन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे जो इंटरसेलुलर देखेंगे आप, साइटोसोलिक पार्ट देखेंगे तो ये होता है 50 अमीनो एसिड्स का। और इस 50 अमीनो एसिड्स में अगर
टायरोसिन की जगह सिस्टीन आ जाता है तो ये म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये एलडीएल रिसेप्टर। अब आप सोचिए ये जो एलडीएल पार्टिकल है, ये इतना बड़ा पार्टिकल जो आपको दिख रहा है, छोटा सा बनाएंगे हम, एक बॉल बना देंगे बस खाली, जब हम यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को आगे एक्सप्लेन करेंगे। जब हम रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस अभी हम डिस्कस करेंगे तो हम इस स्ट्रक्चर को बहुत छोटा करके बनाएंगे एलडीएल पार्टिकल को। यहाँ आपको इसको प्रॉपर्ली हमने बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एलडीएल पार्टिकल है ये क्या होगा, यहाँ इस रिसेप्टर पर बाइंड करेगा, इस रिसेप्टर पर एन टर्मिनल पर बाइंड करेगा, ठीक है, एलडीएल पार्टिकल। तो जब एलडीएल पार्टिकल, जो भी पार्टिकल होते हैं वो रिसेप्टर पर बाइंड तो कर जाते हैं, मगर रिसेप्टर पर बाइंड करने से वो सेल के अंदर नहीं जा सकते, वो बाइंड करने से सेल के अंदर नहीं जा सकते अगर सेल के इंट्रासेलुलर पार्ट पे म्यूटेशन होगा, क्योंकि ये इसको इंट्रासेलुलरली रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है ना। साइटोसोलिक पार्ट अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो जो सेल्स होगी वो बाहर के पार्टिकल्स को इनसाइड नहीं पहुंचाते हैं, है ना, ठीक से नहीं पहुंचा सकते। तो जब म्यूटेशन हो जाता है तो जो एलडीएल पार्टिकल वो बाइंड तो कर सकता है, मगर इंटरसेलुलर इंटरनलाइजेशन इसका नहीं हो सकता, अंदर नहीं जा सकता। जब तक सेल के अंदर नहीं जाएगा तो फर्दर प्रोसेस नहीं हो सकता। तो हम चलते हैं अब इसके नेक्स्ट डायग्राम की तरफ, जिसमें हम आपको रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होता कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एलडीएल पार्टिकल है, ठीक है। ये एलडीएल पार्टिकल क्या करेगा, एलडीएल रिसेप्टर, हम एलडीएल पार्टिकल का स्ट्रक्चर भी आपको समझा चुके हैं, एलडीएल रिसेप्टर का भी स्ट्रक्चर समझा चुके हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी हम बता चुके हैं कि यहाँ पर रिसेप्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टेप 1 में एलडीएल पार्टिकल जो होगा वो एलडीएल रिसेप्टर पर बाइंड करने जा रहा है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर एलडीएल पार्टिकल बाइंड कर जाएगा और एलडीएल रिसेप्टर पर इस तरह से बाइंड करेगा। मगर आप ये देखिए कि ये बाइंड कौन करता है और कहाँ पर करता है, ठीक है। तो आप ये देखिए जैसे ही ये बाइंड करेगा, ये जो बाइंड करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसका स्ट्रक्चरल चेंजेस आना शुरू हो गया। ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये जो आप देख रहे हैं ये ApoB100, कौन सा पार्ट, ये जो एलडीएल पार्टिकल था कौन से पार्ट से एलडीएल रिसेप्टर पर बाइंड कर रहा है, ये ApoB100 देखिए यहाँ पर आप, ये एन टर्मिनल पर ApoB100 यहाँ पर बाइंड कर रहा है, ApoB100। तो ApoB100 जो पार्टिकल है, प्रोटीन है, इस एलडीएल पार्टिकल का, इस एलडीएल पार्टिकल के अंदर जो ApoB100 है वो रिसेप्टर पर बाइंड कर रहा है। अच्छा, CSIR में कभी ये क्वेश्चन नहीं आया और ये अभी इस पर रिसर्च भी होनी बाकी है कि हमसे कहा गया था कि ये जो पार्ट है सी टर्मिनल है, यहाँ पर अगर टायरोसिन की जगह जो है सिस्टीन अगर आ जाता है तो सिस्टीन के आने की वजह से यहाँ म्यूटेशन हो जाता है ना, टायरोसिन की जगह सिस्टीन आ जाता है तो ये रिसेप्टर म्यूटेट कर जाता है, जिसकी वजह से रिसेप्टर जो एलडीएल पार्टिकल को अंदर इंटरनलाइजेशन नहीं करता है। ये तो क्वेश्चन है, ये रिसर्च भी हो चुकी है, मगर इसके बारे में भी रिसर्च नहीं है। आप सोचिए कि जब इसमें म्यूटेशन हो जाता है तो ये बाइंड तो करेगा मगर अंदर नहीं आएगा, है ना, अंदर नहीं आएगा, और जब अंदर नहीं आएगा तो इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है ये बाहर नहीं निकलेंगे, और अगर ये बाहर नहीं निकलेंगे तो जो डिजीज होता है फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया ये हो जाएगा अगर म्यूटेशन हुआ तो। ये तो एक पॉइंट है। और मेरा क्वेश्चन ये है, ये आगे रिसर्च होनी चाहिए इसके ऊपर, कि अगर ApoB100 में ही म्यूटेशन हो जाए, ये जो ApoB100 प्रोटीन है अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो आप सोचिए अगर इसमें म्यूटेशन होगा तो इसमें जो अमीनो एसिड्स हैं, इसके अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं इस प्रोटीन में, तो ये स्पेसिफिकली ये जो प्रोटीन होते हैं ये 14 जो होते हैं 14 अमीनो एसिड से बना होता है ना, 14 सिस्टीन, है ना, 14 सिस्टीन अमीनो एसिड से बना होता है। तो ये अगर यहाँ पर अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए, ये जो 14 अमीनो एसिड्स है इसमें से कोई एक म्यूटेट कर जाए तो क्या ये इस रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, और अगर बाइंड नहीं करेगा या नहीं करेगा ये तो रिसर्च की बात है जो हमें भी नहीं मालूम और आपको भी नहीं मालूम। रिसर्च अगर होगी तो उसमें बाद में पता चलेगा। अगर इसमें ApoB100 में अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो ये बाइंड करेगा कि नहीं करेगा, हो सकता है म्यूटेशन की वजह से बाइंड ना करे, और जब ये बाइंड नहीं करेगा रिसेप्टर पर तो फिर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल फिर इकट्ठे होंगे जिससे फिर से फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हो सकता है। तो ये भी रिसर्च में बाकी है, इस पर भी रिसर्च और होनी चाहिए तो पता चलेगा कि अगर ApoB100 बाइंड ना करे रिसेप्टर पर तो ये पूरा एलडीएल पार्टिकल था, इसने रिसेप्टर पर बाइंड किया तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से स्ट्रक्चरल चेंजेस करने लगी। अब हम दिखाएंगे कि ये बर्डिंग कैसे होगी, अंदर ये इस एलडीएल पार्टिकल को अंदर कैसे लेके जाएंगे और इसका इंटरनलाइजेशन करके कैसे इसको ब्रेक करके कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल निकालेंगे, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल निकल जाएंगे तो यहाँ पर एलडीएल पार्टिकल फिनिश हो जाएंगे। एलडीएल पार्टिकल फिनिश हो जाएंगे
कम हो जाएंगे तो फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया डिजीज जो होता है वो नहीं होगा, जो कि टायरोसिन की जगह सिस्टीन म्यूटेशन होने से, टायरोसिन की जगह कौन सा अमीनो एसिड आ जाता है, सिस्टीन। इस अमीनो एसिड्स के म्यूटेशन की वजह से फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया डिजीज होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। अब हम चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं और हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस को। तो देखिए हमने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है आपकी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं डबल लेयर जो देख रहे हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स होते हैं। कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, ये कौन से रिसेप्टर्स हैं, ये हमारे एलडीएल रिसेप्टर्स हैं। ये जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं ये हमारे एलडीएल रिसेप्टर है। एलडीएल रिसेप्टर क्या करते हैं, एलडीएल रिसेप्टर एलडीएल पार्टिकल को बाइंड करने में मदद करते हैं। जैसे ही एलडीएल पार्टिकल यहाँ पर बाइंड करते हैं तो अंदर जो है क्लेथ्रिन प्रोटीन होते हैं। तो क्लेथ्रिन प्रोटीन जो होते हैं यहाँ से इसको बडिंग करने में, इसको वेसिकल्स बनाने में मदद करते हैं। तो क्लेथ्रिन प्रोटीन क्या करते हैं, यहाँ पर बाइंड करना शुरू कर देते हैं, जो कि हमने रेड कलर से मेंशन किया है। तो जब ये जो रेड कलर की जो आप बॉल्स देख रहे हैं ये क्लेथ्रिन प्रोटीन है जो यहाँ पर बाइंड करता है, ठीक है। जैसे ही एलडीएल पार्टिकल एलडीएल रिसेप्टर पर बाइंड करेगा तो एक वेसिकल्स डेवलप होगी और क्लेथ्रिन क्या करेगी, इसको यहाँ पर पिट्स बनाना शुरू कर देगी, वेसिकल्स बनाना शुरू कर देती है। तो क्लेथ्रिन कोटेड पिट्स यहाँ पर डेवलप हो जाती है। अब ये क्लेथ्रिन कोटेड पिट्स डेवलप तो हो गई है, मगर ये यहाँ से निकल के कैसे जाएगी, यहाँ से ये मेम्ब्रेन फ्यूजन जो है, ये मेम्ब्रेन फ्यूजन होगा कैसे, ये यहाँ पे मेम्ब्रेन का फ्यूजन होना चाहिए और यहाँ पर फ्यूज होकर रिसील हो जाएगी और ये बर्ड्स यहाँ से निकल करके नई बर्ड्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बडिंग होती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीएसआईआर में भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सीएसआईआर में मेंशन किया है, क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि कौन सा प्रोटीन यहाँ पर बडिंग करने में मदद करता है, मगर पूछ सकते हैं क्वेश्चन ये वाला। तो बडिंग में जो प्रोटीन होता है वो जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन डायनेमिन होता है। डायनेमिन क्या करता है, इस वेसिकल्स को यहाँ से बडिंग करने में, इसको सेपरेट करने में, देखिए ये सेपरेट वेसिकल्स जो है यहाँ पर वो डायनेमिन प्रोटीन की मदद से यहाँ पर मिलता है। तो जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन डायनेमिन बडिंग करने का फंक्शन करती है। अब यहाँ पर जब ये बडिंग हो जाती है तो यहाँ पर रिसेप्टर पर जो है ये लिगेंड्स जो है, ये एलडीएल रिसेप्टर जो है, एलडीएल रिसेप्टर पर ये ग्रीन कलर का एलडीएल रिसेप्टर है और यहाँ पर जो ये रेड कलर का ये एलडीएल पार्टिकल है और यहाँ पर क्लेथ्रिन है जो भी हमने रेड कलर का ही मेंशन किया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो वेसिकल्स है, ये जो वेसिकल्स है, ये वेसिकल्स जो होती है यहाँ पर, ये वेसिकल्स जो होती है, ये वेसिकल्स यहाँ पर क्या करती है, ये जो वेसिकल्स होती है ये यहाँ से अब जब ये वेसिकल सेपरेट हो जाती है तो क्लेथ्रिन का जो फंक्शन होता है, क्लेथ्रिन का फंक्शन होता है वेसिकल्स को बनाने के लिए क्लेथ्रिन बाइंड करता है और जैसे ही वेसिकल्स बन जाती है, सेपरेट हो जाती है, तो ये यहाँ से जो क्लेथ्रिन होते हैं ट्राइस्क्लियन, तो ये ट्राइस्क्लियन कहलाता है। इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है क्लेथ्रिन का, ये ट्राइस्क्लियन, ठीक है। इसको हम ट्राइस्क्लियन कहते हैं, क्लेथ्रिन ट्राइस्क्लियन, क्लेथ्रिन ट्राइस्क्लेरियन। इस तरह से जो है ये ट्राइस्क्लेरियन इस तरह से बनता है, ठीक है। तो क्लेथ्रिन ट्राइस्क्लेरियन, इसमें इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्लेथ्रिन ट्राइस्क्लेरियन क्या होता है, इसकी अभी जरूरत नहीं है, सीएसआईआर में भी नहीं पूछा जाता है, तो ये आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, हम भी डिस्कस करेंगे बाद में। तो क्लेथ्रिन ट्राइस्क्लेरियन ये जो है, ये जो रेड कलर की मैंने बोल्स बनाई थी बेसिकली इस तरह से होती है, यहाँ पर बोल्स की फॉर्म में हमने बनाया था यहाँ पर इस पर। तो ये जो क्लेथ्रिन है, जैसे ही यहाँ पर जो है ये वेसिकल्स डेवलप हो जाती है, क्लेथ्रिन कहाँ पर बाइंड करता था, जब वेसिकल्स बन रही थी, तो वेसिकल्स को बनाने के लिए क्लेथ्रिन बाइंड करता है और जैसे ही बडिंग होती है डायनेमिन प्रोटीन, जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है डायनेमिन प्रोटीन होता है, इसके थ्रू जैसे ही बडिंग होती है वेसिकल्स की, तो ये जो क्लेथ्रिन ट्राइस्क्लेरियन है, ये रेड कलर की जो आप बोल सकते हैं क्लेथ्रिन प्रोटीन है, ये यहाँ से हटना शुरू हो जाता है। जैसे ही ये क्लेथ्रिन जो है डिसोसिएट होता है यहाँ पर, ये वेसिकल्स जो होती है ना, ये वेसिकल्स जो होती है इस पे जो ये रिसेप्टर जो लगा हुआ है, ये रिसेप्टर्स, यहाँ पर डिसोसिएशन ऑफ एलडीएल फ्रॉम रिसेप्टर, तो एलडीएल पार्टिकल जो है ये भी यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा क्लेथ्रिन के हटने के बाद। फिर एलडीएल पार्टिकल हटेगा, फिर एलडीएल जब पार्टिकल हटेगा तो ये यहाँ पर जा करके एंडोसोम में, जो कि अर्ली एंडोसोम कहलाता है। अर्ली एंडोसोम का जो पीएच होता है वो 6 to 6.2 होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंडोसोम्स के अंदर जो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम होते हैं जो इस कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल को इस वेसिकल से रिलीज कराने में मदद करते हैं, वो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो एसिडिक पीएच होने पर ही यहाँ पर जो है ये मॉलिक्यूल, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एलडीएल पार्टिकल है यहाँ पर एलडीएल रिसेप्टर पर एंडोसोम में जैसे ही ये वेसिकल्स आती है,
ये वेसिकल्स अर्ली एंडोसोम में आने के बाद यहाँ से अपने एलडीएल पार्टिकल जो है वो यहाँ से रिलीज करना शुरू कर देता है। तो देखिए आपने यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हम दोबारा इस डायग्राम को रेड कलर का बना देते, तो ये एलडीएल पार्टिकल जो है यहाँ पर अर्ली एंडोसोम में रिलीज होना शुरू हुए और लेट एंडोसोम में ये रिसेप्टर्स यहाँ से जो है, लेट एंडोसोम में क्या होता है कि ये रिसेप्टर्स यहाँ से हटने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ से रिमूव होने शुरू हो जाते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है। और ये अर्ली एंडोसोम्स के बाद क्या होता है कि ये रिसेप्टर जब ये फ्री होगा तो ये अर्ली एंडोसोम्स जो है यहाँ से, ये अर्ली एंडोसोम जो है यहाँ से वापस जो रिसेप्टर होंगे निकल करके वापस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ चले जाते हैं। इन्होंने अपना एलडीएल पार्टिकल यहाँ पे रिलीज किया अर्ली एंडोसोम में और रिसेप्टर वापस निकलकर अपनी पोजीशन पे, ओरिजिनल पोजीशन पर जहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे इन्हें फंक्शन करना है वहाँ पर ये पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो ये एलडीएल रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास चला जाएगा और एलडीएल पार्टिकल, ये जो एलडीएल पार्टिकल है ये अंदर यहाँ पर एंडोसोम में रह जाएगा। तो एंडोसोम क्या करता है, एंडोसोम के अंदर लेट एंडोसोम में, ये तो अर्ली एंडोसोम था जिसका पीएच 6 to 6.2 होता है, मगर लेट एंडोसोम में और ज्यादा एसिडिक पीएच होता है। लेट एंडोसोम में और ज्यादा एसिडिक पीएच होता है क्योंकि लेट एंडोसोम में क्या होता है, लेट एंडोसोम में जो गोल्गी एपरेटस होता है, गोल्गी एपरेटस ये वेसिकल्स से हाइड्रोलाइसिस एंजाइम जो होते हैं, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम रिलीज करता रहता है। ये रिलीज करने की वजह से यहाँ पे पीएच जो होता है वो शार्प हो जाता है, ज्यादा एसिडिक हो जाता है, पीएच हो जाता है लेट एंडोसोम में 5 to 6, ठीक है। फिर ये एक प्रोसेस हुआ, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो लेट एंडोसोम है, लेट एंडोसोम में जो ये आप देख रहे हैं ये एलडीएल पार्टिकल, ये एलडीएल पार्टिकल जो है अभी तक ब्रेक नहीं हुए क्योंकि एलडीएल पार्टिकल के अंदर यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल मौजूद है। तो ये एलडीएल पार्टिकल यहाँ पर जाकर बाइंड करते हैं लाइसोसोम में, लाइसोसोम में कहाँ बाइंड करते हैं, लाइसोसोम में। और लाइसोसोम बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, लाइसोसोम का पीएच भी 5 होता है। तो लाइसोसोम में जैसे ही ये कोलेस्ट्रॉल एलडीएल पार्टिकल यहाँ पर जैसे ही बाइंड करते हैं लाइसोसोम में, लाइसोसोम्स क्या करता है, इनसे जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो रिलीज करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस जो होता है वो प्रोसीड होता है। अब हम चलते हैं जल्दी से इसके सीएसआर के क्वेश्चन की तरफ। तो सीएसआर के क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले हम आपको बता दें कि हम ये पार्ट यहीं पे क्लोज करते हैं, पार्ट सेकंड, और हम पार्ट सेकंड में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप जब सर्च करेंगे यूट्यूब पर एंडोसाइटोसिस पार्ट सेकंड सीएसआर क्वेश्चन, इस तरह से आप सर्च करेंगे तो जब सीएसआर क्वेश्चन आप उस पर डालेंगे, सीएसआर सोल्ड प्रीवियस डालेंगे आप, तो पार्ट सेकंड में आपको सीएसआर के जो है क्वेश्चंस वो आपको मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ सकें तो आपको एंडोसाइटोसिस पार्ट 1 भी हमारा देखना पड़ेगा और एंडोसाइटोसिस पार्ट 2 भी हमारा देखना पड़ेगा। फिर उसी बेसिस पे हम यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं सीएसआर के 8-9 क्वेश्चन जो आए हुए हैं पार्ट सी में, मोस्टली पार्ट सी से आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट पार्ट की तरफ जिसमें हम सीएसआर के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें और कमेंट करते रहें। अगर आपको हमारा कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको दोबारा उसकी वीडियो अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। और कंटिन्यू आप हमारे चैनल्स को शेयर करते रहें ताकि हम आपको सीएसआर के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सोल्व करके दे सकें। हम इसी पार्ट में चलते हैं अब सीएसआर के क्वेश्चन की तरफ, जो कि हम इस वीडियो के बाद एक नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ सीएसआर के क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे जो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस फेगोसाइटोसिस पर बेस्ड है ना। एक क्वेश्चन हमने सोल्व किया था ऑलरेडी ऑटोफेजी, है ना, ऑटोफेगोस लाइसोसोम्स जो कि एंडोसाइटोसिस से ही होता है, तो वो भी हमने सीएसआर का दिसंबर 2019 का सोल्व किया था। अगर उस क्वेश्चन को भी मिला देते हैं हम तो 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। वो क्वेश्चन पार्ट बी का था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सीएसआर के क्वेश्चन की तरफ, और आप सीएसआर के क्वेश्चन देखने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच।